हाय गुड आफ्टरनून। सी नहीं, गुड आफ्टरनून। फ्राइडे के दिन ऐसे होता है, चाहते हैं जल्दी जल्दी शो शुरू हो तो जल्दी खत्म हो। गुड मॉर्निंग। साज वो सेंसेस की याद आ रही, कुछ स्पेशल है क्या 12:30 बजे? नहीं आज नहीं, आपने इतना सारा दिवाली का रिकॉर्डिंग करी है, उसको चलाने का भरपूर मौका भी तो देना चाहिए ना। दिया ना पिछले 3 दिन, बुधवार को भी दिया। तो सॉरी, फ्राइडे को क्या जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नई सीरीज का आगाज हो रहा है। SGX निफ्टी बता रहा है कि थोड़ा सा ग्रीन शेड कंटिन्यू करेंगे भाई। 1/4% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ, पर यूएस में थोड़ा मिले जुले क्यूज हैं, मिला जुला वहां पे बेंचमार्क्स का परफॉर्मेंस है। नतीजों पे अब शार्प रिएक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। वो रिजल्ट सीजन तूल पकड़ रहा है। बैंक्स के बाद टेक्नोलॉजी अब सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब आएंगे वो ओल्ड इकोनॉमी, ऑयल एंड गैस मेजर्स के नतीजे, तो बाजार उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी की पिटाई हो रही है, इसलिए नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा है। डाउ थोड़ा सा टिका हुआ है क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी फिर भी डटे खड़े नजर आएंगे आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो ये सब हो रहा है और कंफ्यूजन और तमाम अटकलें ब्याज दरों को लेकर चली रही हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही हैं, फिर इंच अप हो रही हैं। डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ होने के बाद वापस 110 के आसपास। तो ये सब अंडरलाइंग थीम्स हैं, लेकिन इस समय एक आसान सी तश्तरी में परोस कर समझना क्या है, इनमें से क्या उठाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, नीरज जी से जान लेते हैं। लाइए भाई, पिच का कैमरा जूम करिए। नीरज जी, क्या कहानी है आज की? देखिए, आज की कहानी डिवाइडेड है। नतीजों पे ज़्यादा फोकस किया है मार्केट ने वहाँ पे अमेरिका में। बिल्कुल साफ दिखता है कि जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं उसका इंडेक्स ऊपर है, जिसके नतीजे ख़राब आ रहे हैं उसका इंडेक्स बहुत नीचे है। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स कल से सिलसिला शुरू हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। तो अमेज़ॉन हो, फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सब के ख़राब नतीजे। अच्छा, कभी खोल के आपने नैस्डैक के कंपोजिशन में देखा कौन कौन से स्टॉक है? एक एक ऐसे ऐसे स्टॉक उसमें जो 70% गिरे एक दिन में। मतलब टेक्नोलॉजी वाले हैं। हाँ। तो नैस्डैक इसीलिए बहुत बुरी तरीके से गिरा क्योंकि उसके जायंट जो थे उन्होंने न सिर्फ नतीजे ख़राब दिए, आगे की आउटलुक भी ख़राब दी है। तो आफ्टर आवर के बाद जो कल पिटाई हुई थी वो कंटिन्यू हुई, तो उसकी वजह से नैस्डैक में तेज़ गिरावट। डाउ में भी ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो गिरावट है, क्योंकि सब गिर रहे हैं तो वो इतना सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो ग्रीन में था क्योंकि कैटरपिलर या दूसरी जो हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर थे, तो उसकी वजह से डाउ आपको बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो ये वहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी लोग इस उम्मीद में, इस हिम्मत में बैठे हुए हैं कि फेड कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छी खबर वहाँ से देगा। तो जिसको कहते हैं ना कि इतनी बुरी खबरों पे अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इतने गिर रहे हैं तो एकदम छोड़ देना चाहिए मार्केट को। वो छोड़ नहीं रहे, अभी पकड़ के बैठे हुए हैं कि जब तक मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आता, कमेंट्री नहीं सुनते, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप देखिएगा कि मार्केट वहाँ पे बिल्कुल ट्रेडर्स मार्केट है। जैसे रिजल्ट वैसा रिएक्शन, और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन। अच्छे रिजल्ट्स हैं तो भले ही ओवरऑल इकोनॉमी में कोई तस्वीर हो, वो अच्छे हैं। जीडीपी अभी भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ की, उम्मीद से बेटर निकल के आई है, तो वो पॉजिटिव है। हालांकि होम सेल्स के, चाहे वो न्यू होम सेल्स हो, कंस्ट्रक्शन वाले हो, पेंडिंग होम सेल्स हो, सब में तकलीफ दिखने लगी है अब, क्योंकि ब्याज दरें, होम लोन बहुत ऊपर गया है। इसके बावजूद इकॉनमी का स्ट्रांग होना अपनी में एक अलग डिफरेंट कहानी है, तो उसको भी देखना चाहिए। बाकी कमोडिटीज़ में काफ़ी उथल पुथल है डॉलर की वजह से, थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है डॉलर, लेकिन अभी भी असर है उसका, और इसीलिए आप देखिए सिलेक्टेड कमोडिटीज़ में तेज़ गिरावट है, खासतौर पे स्टील, आयरन ओर में। तो हमें लगता है कि वैसे ही आज अपने आप ही रिएक्शन होना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। और वो वाली बैठक का कोई असर नहीं है ना जो आरबीआई ने एमपीसी बुला लिया। अगर इसीलिए हुई है कि जवाब देना है, आरबीआई ने बताया तो है नहीं क्यों कर रही है। हम मान के चल रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं पर अनुमान सही भी लग रहा है। अपन लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि 3 महीने बाद, 3 क्वार्टर्स के बाद जवाब देना होता है। हाँ, अगर 3 क्वार्टर तक आपकी उस रेंज से बाहर है तो आपको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। ये सब मान के चल रहे हैं भाई, क्या पता एमपीसी बैठे तो बोले मेरा तो डिसाइड सवाल कर है लें, कि रुपए को अगर संभाल उनको लेते हैं। जवाब देना, हमको क्यों बता रहे हैं? आप दो ना अपना उधर जवाब। वो फिर मेरे को लगता है ऑफिशियली बता के फिर सरकार पे बताना होता होगा कि ये मीटिंग का चाय वाय का बिल जो है ये ऑफिशियल है। ये हो सकता है कि कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन एमपीसी लार्जली। अच्छा, कल शाम को असल में बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी कि आरबीआई की एक एडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक
3 नवंबर को होनी है, यानी कि अगले थर्सडे को शेड्यूल्ड है। तो अब ये नहीं पता कि क्यों हो रही है एडिशनल बैठक। एक बीच में ऐसे ही इन बिटवीन साइकिल्स कर चुके हैं, वैसे एक कर चुके हैं और और सुबह सुबह की थी उन्होंने। सुबह सुबह तड़के खबर आ गई थी। उसने पहले से बताया था क्या हमको? इमीडिएटली बताया कि अभी नहीं, दिन में 2 बजे हुई थी वो। और उसी दिन सुबह खबर आई थी शायद कि सुबह या एक दिन पहले पोस्ट मार्केट आई थी कि कल 2 बजे मीटिंग हो। 2 बजे की क्या ब्याज दर बढ़ाई थी। तो खैर इस समय घबराने की जरूरत थी, क्योंकि नहीं घबराने ये अंडरटोन यही लग रही है कि वो सरकार को रिप्लाई फाइल करना है पार्लियामेंट को, और इसीलिए शायद वो एमपीसी अपना रिप्लाई फाइल करेगी। क्यों? हमारे कंफर्ट जोन से, हमारे गाइडेड बैंड से महंगाई अभी भी ऊपर लगातार बनी हुई है। तो रिप्लाई मेरे ख्याल से कस्टमरी है, उसकी तैयारी होगी। चलिए, इन सब के बीच में अब टीम बना ली जाए और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है, और स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा। आज का दिन थोड़ा सा मिक्स यूज वाला है। टाटा केमिकल्स को मैं पहला स्टॉक रख रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं। अरे ऐसा कन्विक्शन नहीं है कि यार ताबड़तोड़ तेजी वेजी कर देगा, क्योंकि इसमें इफ्स एंड बट्स के साथ ही नंबर्स हैं, पर नंबर्स बुरे नहीं है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। क्या अच्छा लगा नंबर्स में? सबसे अच्छी चीज तो रेवेन्यू मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रांग है। 40% साल दर साल रेवेन्यूज में उछाल, उसके सामने इबीटा 84% का जंप दिखा रहा है। हुआ क्या इसका मतलब? 16.5% वाले मार्जिन बढ़कर 22.25% पे पहुंच गए। बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन है। तो फिर मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि इफ्स एंड बट्स? क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन कहीं और ही चल रही है। जो इस क्वार्टर के मार्जिन एक्सपेक्टेशंस थे वो 24% प्लस के थे, आए 22% के एक शेड नीचे। तो इनके खुद के परफॉर्मेंस से तो अच्छा रहा, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से मार्जिन थोड़े से म्यूटेड है, इसीलिए जरा स्टॉक वॉच आउट करिएगा। मुनाफा बढ़िया 175-176% बढ़ता हुआ। खैर, छोटे बेस पे इस तरह का उछाल था। सेगमेंटल परफॉर्मेंस बढ़िया, ग्रॉस डेट गिरती हुई नजर आ रही है, और बेसिकली हुआ क्या, जो ओवरसीज यूनिट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा, उसके चलते रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आए इस तिमाही में। और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं, वो गैस हो, कोयला हो, फ्रेट कॉस्ट हो, वो काफी हद तक अब स्टेबलाइज हो रही है। तो ये सब चीजों का फायदा केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, टाटा केमिकल को स्पेसिफिकली मिला। नंबर्स अच्छे, कोई कंप्लेंट नहीं, बस एक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है परफॉर्मेंस को कमेंडेबल है, ग्रीन रखना चाहिए आज के लिए। इसके अलावा अगला स्टॉक है सीई इन्फो सिस्टम्स का। सीई इन्फो सिस्टम्स को हम ज्यादा बेहतर मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, वो जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी। ये अच्छा बिजनेस, लेकिन अपने हाई से अच्छे खासे करेक्ट होके एक रेंज में काफी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। मिले जुले नंबर्स, लेकिन मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। उसके पीछे रैशनल समझाता हूं मैं ग्रीन क्यों लेके चल रहा हूं। रेवेन्यू मोमेंटम तगड़ा है, 33% आय में उछाल, और इनफैक्ट एक क्वार्टर की हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यूज इस कंपनी ने क्लॉक करा है। पर क्या ये एक्विजिशंस वगैरह जो है उसका फायदा ये कंपनी अपनी इस समय कर रही है, रेवेन्यूज को स्केल अप करने की लगातार कोशिश कर रही है। इंडिया सेंट्रिक होने के साथ साथ अब धीरे धीरे करके एक्सपेंशन ग्लोबल मार्केट्स में करने की तैयारी, वो सब हो रहा है। और रेवेन्यूज जब 33% बढ़े तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पर मेरा मानना है ये सब जो इस समय जो चेंज चल रहा है, जो इवॉल्व करने की कंपनी कोशिश कर रही है, जो एक्विजिशंस और जो इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव्स ले रही है, उन सब का शायद मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट है। तो और जो एम कर रही है बियॉन्ड एक ज्योग्राफी अच्छे से डाइवर्सिफाई करना, एक ख्याल से थोड़ा सा वो पेन पीरियड, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी कंसोलिडेशन की दिखा रहा है। खैर, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, नंबर्स में ऐसा कोई सीरियस मिस नहीं, इसीलिए मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं सीई इन्फो सिस्टम्स को। तीसरा स्टॉक है इंडस टावर्स। सिर्फ नंबर्स पहले मैं, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, इंडस टावर्स को रख तो मैं रेडी रहा हूं, क्योंकि इनलाइन नंबर्स हो सकते हैं, इनलाइन के साथ कुछ पॉकेट्स में एक मिस, और इंडस टावर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओवरऑल तो है वीकेश क्वार्टर। पहले वो समझा देता हूं। रेवेन्यूज 7900 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचते हुए, मुनाफा जो है 1384, आप साल अपना इसका खुद का परफॉर्मेंस देखेंगे साल दर साल क्यों तो अच्छा लगेगा। मैं एक्सपेक्टेशन पे आ रहा हूं, 1380 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने मुनाफा आया केवल 870 करोड़ का। मार्जिन एक्सपेक्टेड था 51% पे आएंगे,
आए 35% पे, 33 से बढ़कर 35 हुए, 33 से बढ़कर 51 स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रही थी। तो उस लिहाज से एक सबड्यूड परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मैनेजमेंट ने फिर से रीआइटरेट करी है कि एक मेजर कस्टमर से कलेक्शन चैलेंजेस कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करना। हम सब जानते हैं कौन सा कस्टमर है, बीच में क्या अटकलें लगी थी कि बोर्ड मीट उस कस्टमर की हो रही है, शायद इनको पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, इनको 2000 करोड़ रुपए और एनसीडी के जरिए रेज करने की जरूरत पड़ रही है। तो ठीक है, ये एक क्लाइंट का इशू। अब इंडस्ट्री डायनामिक्स की कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स के उनमें से एक बड़े क्लाइंट पे इश्यूज आ जाए, पैसा वसूली ना हो पाए, तो मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, और वैसे भी सबड्यूड परफॉर्मेंस, इन सब के बीच में मैं इसको रेड लेके चल रहा हूं। 2 हरे 1 रेड। 2 हरे 1 रेड। ओके, अच्छा, मेरी जो टीम है उसमें पहला स्टॉक है लेटेंट व्यू। इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, 40% की दिखाई पड़ी है, और ऑपरेटिंग नंबर्स ठीक है, लेकिन मार्जिन एकदम फ्लैट है 28% पे। नंबर्स काफ़ी अच्छे, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का केस प्रॉपरली बनता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है SBI कार्ड, और नंबर इनके आपको देख के हो सकता है थोड़े से अच्छे लगे, लेकिन इसमें दिक्कत मुझे लग रही कि मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है। 0.6% क्रेडिट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, और अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ब्याज दरें आप देख ही रहे क्या ट्रेजेक्ट्री में चल रही हैं। तो उसकी वजह से आगे जाते हुए दिक्कत इसमें आ सकती है। इस क्वार्टर के नंबर तो बहुत अच्छा है, जो आप हेडलाइन नंबर देखेंगे तो आपको बढ़िया दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से आगे दिक्कत हो सकती है, मुझे लगता है SBI कार्ड में दबाव देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट, और इन्होंने जो है साल दर साल इनके नंबर देखें कंसोलिडेटेड, तो रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ है, EBITDA 58 से बढ़ के 67 हुआ है, मार्जिन हालांकि 1.5% गिर गई है। अब इसमें एक कैच है इस स्टॉक में, नंबर आपको देख के बहुत अच्छे लगेंगे, और इनका करीब 80% रेवेन्यू यूएस से आता है। यूएस में यहाँ से लेके दिसंबर तक बहुत ही फेस्टिविटी और सेल और क्रिसमस ये सब चलता रहता है, तो कपड़े वपड़े बहुत बिकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको मैंने कई बार ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स में बताया कि वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग धीरे धीरे कम हो रही है। तो आगे कितना ज़्यादा बढ़िया इनके लिए रहेगा कहना मुश्किल है। तो ये क्वार्टर तो अच्छा निकाल ले गए, लेकिन आगे हो सकता है कि मुश्किल हो, तो इसलिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये कितना सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन आज चूँकि नंबर हेडलाइन ठीक लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ग्रीन में ट्रेड कर सकता है। वो आपने बहुत दिन से बताया नहीं, क्या वो यूएस में पब्लिक के अकाउंट में बहुत पैसा था, है अभी भी वो है, पैसा खर्च नहीं हुआ का है। अभी करंट अपडेट नहीं दिए हैं। आज मैं आपको डेटा बताऊं। हाँ, तो पिछली बार मंडे मैंने को बताया था 1.08 ट्रिलियन। कितना खर्च कर दिए भाई लोग, कितना हाँ, बचा, कितना निकल गया अभी, और बहुत पैसा है। उससे कहानी पता चली कि फेड कितना परेशान है। लेकिन अगले स्टॉक्स में न्यूजेन सॉफ्टवेयर को रखा है, ये सिर्फ इसीलिए इसको ग्रीन रखा है, जबकि आईटी पेन में है, तो इससे चलो वॉच आउट करिएगा। नॉट नेसेसरली आज ही ग्रीन हो, कल ये तगड़ा दबाव दिखा रहा था, कल 5% गिरा था, क्योंकि बहुत तगड़े वॉल्यूम्स हो रहे थे, एक लार्ज ट्रेड हुआ था। उस लार्ज ट्रेड में जो सेलर ने माल बेचा था, उससे कहीं ज्यादा ये सामने एक मैराथन एज इंडिया फंड ने 20 लाख शेयर्स दरअसल इस कंपनी के खरीद दिए। और ये दिक्कत ये है कि उस पॉकेट को बिलोंग कर रही है एक कंपनी जिसमें आजकल इंडस्ट्री हेडविंड ज्यादा है। वो हम देख रहे हैं आईटी में किस तरह से यूएस के परफॉर्मेंसेस हैं। अगर वो कोई इंडिकेशन है कि आने वाली अगले छमाही कैसी रहेगी, तो दिक्कत में अभी भी आईटी, इसलिए स्ट्रीट का कन्विक्शन इस स्पेस पे लौट नहीं रहा है। तो न्यूजन को सिर्फ उस लार्ज ट्रेड होपिंग कि वो ओवरहैंग सिर्फ उस लार्ज ट्रेड के कल्मिनेशन तक का था, और एक बड़ा प्लेयर एंट्री करता हुआ, तो अब वो ओवरहैंग खत्म हो रहा है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं, पर आप स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा। धानुका एग्रीटेक नाम की कंपनी, इसको सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक बोर्ड मीट करना चाहते हैं जिसमें ये लोग बायबैक करेंगे, और उस इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा। तो पहली टेंशन तो खत्म कि खुले बाजार से होगा तो स्टॉक कैसे सपोर्ट मिलेगा, तो ये हो गया कहानी कि भाई टेंडर रूट के जरिए बायबैक होगा। ये बायबैक की बोर्ड मीट है नवंबर 1 को, यानी कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को ही, जब हम लौट के आएंगे मंडे को, अगले दिन हो रही होगी। मुझे लगता है उस बीच शायद स्टॉक थोड़ा सा हरकत दिखाता हुआ नजर आए, तो सिर्फ उस अहेड ऑफ बोर्ड मीट इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक वो फ्राइडे फ्लेवर भी कह लीजिए, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट खड़ा भी अच्छी जगह पे स्टॉक है कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद।
और कल मैकडॉनल्ड्स के यूएस में नंबर भी अच्छे आए थे, तो टेलमेंट भी हो गए, फ्राइडे भी था, सही जगह पे स्टॉक खड़ा भी हुआ है। रीसेंट प्रेशर से देखते हैं, लेकिन वॉच आउट करने की जरूरत होगी, उभरेगा नहीं उभरेगा, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% के आसपास का एक वेस्टलाइट डेवलपमेंट में कट था। वेस्टलाइट डेवलपमेंट मतलब मैकडॉनल्ड्स की इंडिया फ्रेंचाइजी जो वेस्ट और साउथ इंडिया को केटर करती है। तो इन ग्रीन लेके चल रहा हूं इस कंपनी को आज के लिए। आपके हो गए 6 पूरे? हाँ 6 हो गए मेरे। चलो, मेरा जो 4th स्टॉक है वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC रादर, कैपिटल नहीं। तो उसमें जो है इन्होंने 3% की ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई है, 311 करोड़ की। ऑपरेटिंग नंबर्स एकदम फ्लैट है, मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन यील्ड जो है एकदम फ्लैट सी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी दबाव रह सकता है, इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ। अनुपम रसायन के नंबर काफ़ी बढ़िया हैं और मुनाफे में 15-16% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 55% बढ़ा है, मार्जिन में 2% की इम्प्रूवमेंट हुई है और ऑपरेटिंग नंबर 60-62% बढ़े। ये एक स्टैंड अलोन मुझे अलग दिख रहा है पूरी उस भीड़ में, जहाँ पर केमिकल कंपनीज में से ये अच्छे नतीजे इसने दिए हैं। तो हो सकता है बाजार इसको पसंद करे, हालांकि कल इसमें थोड़ी मूवमेंट थी। एक अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट में पड़ी, वो 1100 तक के टारगेट दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन स्क्रीन पे इसको रखना चाहिए। ये कंपनी कह रही है कि इसको हम लोग अभी चाइना +1 कहते हैं। हाँ, चाइना +1। ये कह रही है यूरोप +1 का फायदा मिलना शुरू हो रहा है अब। वो BASF वगैरह वो प्लांट वहां पे फंस रहा है, जर्मनी दिक्कत में आ सब रही है। बंद है, तो इधर से हाँ, लेंगे। तो यूरोप +1 का फायदा मिलना शुरू हो रहा है। हम लोग बहुत हम +1 ऐसे जोड़ते रहते मस्त। हम +2 कर देते तो यूरोप +1 का इसको फायदा मिल रहा है, ये भी ध्यान रखिए। यूरोप +1 का। 6वां स्टॉक है सुप्रीम पेट्रो। बहुत ही खराब नतीजे हैं इनके। देखिए, मुनाफा इनका जो है 68% गिरा है, आमदनी इनकी 17% गिरी है, और सबसे चिंताजनक बात है इनका जो EPS है वो 69% गिरा है। 20 रुपये वाला EPS घट के 6 रुपये बचा है। हालांकि स्टॉक स्प्लिट घोषित कर दिया इन्होंने। अब ये सब पता नहीं क्या इनका असर होता है, लेकिन नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं। तो सुप्रीम पेट्रो को इसीलिए हमने रेड में रखा है। यहाँ पे 6 स्टॉक हो गए मेरे। फटाफट एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस बार अगले 4 अगले 4 स्वागत है फिर से एक बार। और अगले 4 स्टॉक मेरे एक ही थीम पे हैं। स्टील कंपनी दिखाई सारी, टाटा स्टील और JSW स्टील, JSPL सेल। खबर एक है सिर्फ, बता देता हूँ आपको। जो आयरन ओर का फ्यूचर मार्केट है उसमें 12-13% की फॉल आई है। $82.45 पे पहुंच गया है सिंगापुर में प्राइस आयरन ओर का। ये ANZ की एक रिपोर्ट ताज़ा आई है, और मार्च से लेकर के अब तक 50% गिर चुका है। ये इसलिए नहीं गिर रहा है कि डॉलर इसका कोई डायरेक्ट मतलब कोरिलेशन तो है, लेकिन उसकी वजह से नहीं। ये वजह इसलिए डिमांड बहुत तेज़ी से गिर रही है। चाइना का रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल तरह से बुरा फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से। और चाइना से बाहर भी आप जाएंगे ना, तो वहाँ भी रियल एस्टेट पे ठंडक है। उसकी वजह से स्टील की डिमांड बहुत तेज़ी से गिरी है। इसकी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो ज़्यादा मुझे कंप्रहेंसिव लग रही थी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दिया था 6% कंजम्पशन गिर चुका है। तो उसकी वजह से ये जो फॉल आई है, मुझे लगता है इसकी वजह सारे स्टील कंपनीज पे इसका असर देखने को मिला, क्योंकि दाम बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इन्वेंट्री लॉस प्लस आपकी प्राइसिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ओके, कच्चा तेल उछाल कल भी ONGC मेंशन करा था। इन ग्रीन था बाजार जब रिकवर हो रहा था। आज भी इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कल और आज के बीच में फिर 75 सेंट्स के आसपास क्रूड में इंटरनेशनल मार्केट्स में उछाल। कल जहाँ छोड़ा था उसके सामने वेदांता और NMDC, क्योंकि आयरन ओर की चर्चा करी, ओवरनाइट 11% का दबाव। तो प्योरली जो आयरन ओर प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्क्रीन पर रख दिया मैंने। सेसागोवा इनके पास थी, NMDC कल एडजस्ट हुआ है, कल उछाल था, थोड़ा वॉच आउट करिएगा। ये कुछ स्टील कंपनीज के लिए हो सकता है अच्छी खबर, तो लेकिन वो चला गया उस तरफ जो बिजनेस डीमर्ज हो गया। जैसे कि कल्याणी स्टील पिग आयरन बनाती है, पिग आयरन के लिए सबसे ज्यादा आयरन ओर का इस्तेमाल होता है, आयरन ओर का इस्तेमाल होता है। आयरन ओर सस्ता हो गया, और अगर ऑटो की डिमांड अच्छी रही तो कल्याणी स्टील के लिए स्वीट स्पॉट। पर मैं उसको ले नहीं जा रहा हूं, क्योंकि स्वीट तो मैथमेटिक्स समझेगा नहीं, इस समय सेंटिमेंट के साथ चला जाएगा। तो मैंने आखिरी में करा क्या, भारतीय एयरटेल रख दिया है टीम में, जिसपे ब्रोकरेजेस का एक बढ़िया थम्स अप आता हुआ है। रह के अच्छी तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक, 800 प्लस के लेवल्स पर है। मुझे लगता है रडाप रखिए भारतीय एयरटेल को, धीरे धीरे बढ़िया तरीके से इंच अप होता हुआ। इस नोट पर क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तब इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।